हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। दिस इज द थर्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी। इस चैप्टर में हम लोग नाजिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ हिटलर क्यों हुआ ये पढ़ेंगे, और फाइनली जर्मन सोसाइटी कैसी थी। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 सब यूनिट्स। विल कवर देम वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1945 के स्प्रिंग की बात की जा रही है कि 1945 में स्प्रिंग का सीजन था और एक 11 साल का छोटा जर्मन बच्चा है जिसका नाम है हेलमुट। अब ये हेलमुट जो है ये अपने पेरेंट्स इसकी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ सीरियसली, और ये जो है ना ये चुपचाप से सुन लेता है कि पेरेंट्स की क्या बातें हो रही है। अब इसमें क्या होता है, हेलमुट के जो फादर है वो कौन है, वो बहुत बड़े फिजिशियन है, काफी जाने माने फिजिशियन है, डॉक्टर है। और इनकी जो वाइफ है, ठीक है, उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि समय आ गया है। कैसा समय आ गया है कि यानी तो मैं खुद को मार लूं यानी तो पूरी फैमिली के साथ मर जाऊं। ठीक है, यानी तो पूरी फैमिली के साथ मर जाऊं यानी तो खुद सुसाइड कर लूं। उनके फादर जो है वो बोल रहे हैं, उनको काफी डर वाला टोन है उनके फादर को, और वो कह रहे हैं क्या कि वो पक्का हमसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है फिर, अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि अब ये जो अलाइव है ना वो हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने ज्यूज के साथ किया। ये 3 सेंटेंस हेलमुट ने सुना। क्या सुना? सबसे पहला कि मुझे खुद सुसाइड कर लेना चाहिए या फैमिली के साथ सुसाइड करना चाहिए। दूसरा, अलाइव हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने ज्यूज के साथ किया। और क्या कि हमसे रिवेंज लिया जाएगा। उसने इतना सुना। हेलमुट जो है उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ, हेलमुट और उसकी फैमिली जो है वो लोग क्या चले गए, वो लोग वुड्स में घूमने चले गए। वहां पर काफी हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड किया, गाना गा रहे हैं बच्चों का। ठीक है, फिर उसी दिन क्या होता है, हेलमुट के फादर फिर अपने ऑफिस में खुद को शूट कर लेते हैं। ठीक है, हेलमुट काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। उसको याद आ रहा है अपने पिता की यूनिफॉर्म जिसमें ब्लड स्टेन लगा हुआ था। ठीक है, और वो उनके फैमिली फायर प्लेस में इस यूनिफॉर्म को बर्न किया गया। ये इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया इस चीज से, जो भी इसने सुना था। क्या चीजें सुनी थी, खुद को मार लूं, फैमिली के साथ मारूं, रिवेंज लिया जाएगा। ठीक है, और अलाइज हमारे साथ अब वैसा ही करेंगे जैसा हमने ज्यूज के साथ किया। तो ये इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया कि कहीं पूरी फैमिली तो नहीं मरने वाली है। तो इसकी मदर जब इसको खाना भी देती थी तो ये रिफ्यूज कर देता था घर पर खाना खाने से। ठीक है, आगे आने वाले 9 साल तक इसने अपने घर पर खाना नहीं खाया, इस डर में कि कहीं इसकी माँ इसे भी पॉइजन ना कर दे, क्योंकि इसके फादर ने तो कहा है कि क्या होगा, अब हम लोग सब मर जाते हैं ऐसा करके। ऑल्दो हेलमुट ने तभी रियलाइज नहीं किया, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज कि ये क्या बातें हो रही थी। अगर हमें बेसिक आइडिया भी है तो हम समझ पाएंगे कि हेलमुट के पिता कौन थे। वो एक नाजी थे। नाजी कौन है? एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर और आर्मी। ठीक है, और ये क्या किया करते थे, आज हम लोग इस चैप्टर पर पढ़ेंगे कि नाजीज ने क्या किया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर का क्या डिटर्मिनेशन था कि जर्मनी जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए, जर्मनी का कब्जा पूरे यूरोप पर हो। ठीक है, और इस चक्कर में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ज्यूज को मारा था। अब ज्यूज कौन है? ज्यूज जो है वो फॉलोअर ऑफ द रिलीजन जुडाइज्म है। ठीक है, हिंदी में इनको ही यहूदी कहा जाता है। तो जुडाइज्म करके एक रिलीजन है जिनके ये फॉलोअर है। जीसस क्राइस्ट जो है वो खुद एक ज्यू थे, बट जब जीसस क्राइस्ट को बाद में जब सेंटेंस किया गया था, डेथ सेंटेंस मिला था, उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, सॉरी, तो क्रूसीफाई जब किया गया था तो इसका इल्जाम ज्यूज पर जाता है कि ज्यूज ने ही ब्लास्फेमी और ये सारे चार्जेस लगा करके, ट्रेजन के चार्जेस लगा करके जीसस क्राइस्ट को मार दिया। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और जीसस क्राइस्ट, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी और ज्यू कम्युनिटी या फिर जुडाइज्म जो है इनकी आपस में नहीं बनती है। और नाजिज्म जो है, नाजिज्म क्या है? हिटलर की आइडियोलॉजी जो उसके सपोर्टर्स फॉलो करते हैं। हिटलर के सपोर्टर्स कौन है? नाजी हैं। तो ज्यूज का किलिंग और नाजिज्म जो है ना, ये आपका बुक कह रहा है कि ये 2 आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं है, और बिल्कुल राइट बात है ये, क्योंकि ज्यूज को मारा गया बिकॉज ऑफ द थॉट ऑफ नाजिज्म। ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि नाजिज्म में कैसे हेट्रेड फैलाया गया ज्यूज के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, कैसे एक रेशियल सुपीरियोरिटी की थ्योरी प्रमोट की गई, फेक साइंटिफिक कंक्लूजन्स यूज हुए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन की, कि इवोल्यूशन हो रहा है और बस वही लोग जो फिट है वही सर्वाइव करेंगे। और हिटलर और बाकी नाजीज का मानना था कि बस नॉर्डिक आर्यंस, जिनका पर्टिकुलर इनका फिजिकल अपीयरेंस भी इन्होंने बताया हुआ था कि ब्लू आईज होनी चाहिए या फिर ब्लॉन्ड हेयर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन वाइट होना चाहिए, तो ऐसे लोग ही डिजर्व करते हैं कि वो क्या करें, वो जिंदा रह सकें, क्योंकि ये लोग सुपीरियर हैं, ये लोग फिटेस्ट हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। ठीक है, और जब हम लोग ये सब समझेंगे तब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों हेलमुट के फादर ने किस डर के बुनियाद पर खुद को मारा। अब इसके बाद अगर हम जाने तो मई 1945 में क्या हुआ था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर किया? तो इससे पहले क्या हो रहा था, 1939 से 45 तक क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, जिसमें एक तरफ कौन है, एक तरफ जर्मनी है। जर्मनी को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इटली और जापान। ये 3 कंट्री एक तरफ है लार्जली, और दूसरे तरफ कौन है? दूसरे तरफ है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रशिया जो है ना, वो इनिशियली तो था, फिर बाद में क्या हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो एंड में रशिया निकल जाता है और यूएसए वॉर में एंटर कर जाती है। ठीक है,
तो फिर क्या होता है, फाइनली फिर ये वाली साइड जीत जाती है, जिनको अलाइज कहा जा रहा है। किनको अलाइज कहा जा रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस वाले साइड को, यूएसएसआर वाले साइड को अलाइज कहा जा रहा है। और इधर जर्मनी, इटली और जापान जो है ये एक अलग साइड है, इनको एंटीड कहा जाता है। ट्रिपल एंटीड इनको कहा गया और इनिशियली इनको ट्रिपल अलाइज कहा गया। तो एंटीड में जर्मनी, इटली, जापान है, ठीक है। तो ये लोग हार गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जीत कौन गए? जीत गए ब्रिटेन, फ्रांस वाली साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, जब ऐसा हो गया तो काफी डर गए कौन? हिटलर, उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, क्या नाम है उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का? गोबेल्स। तो ये दोनों इतना डर गए कि खुद ही नहीं, इन्होंने पूरी फैमिली के साथ मिलकर के कलेक्टिव सुसाइड किया। कहाँ पे कलेक्टिव सुसाइड किया? बर्लिन बंकर में, अप्रैल में। और हिटलर के सुसाइड के 1 महीने के अंदर ही क्या हो गया? जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया। जब वॉर की एंड हुई, जब वॉर खत्म हो गया, तो बैठा इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इज अ प्लेस जहां पर जस्टिस मिलती है, लाइक अ कोर्ट। तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठा कहां पर? न्यूरेमबर्ग में। और ये क्यों बैठा? कि उन नाजी को सजा दी जाएगी जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने पीस को खत्म किया है, जिन्होंने वॉर क्राइम किया है, जिन्होंने पूरे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कितना भी क्या क्राइम किया था। लेट अस स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दैट। फिर अलाइड पावर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया, वी हैव लर्नड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अलाइड पावर्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अलाइड पावर्स वेर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। यूके इज ब्रिटेन, फ्रांस की हमने बात कर ली। 1941 में क्या हुआ? इनको रशिया ने ज्वाइन किया, जो उस समय सोवियत यूनियन था, है ना, यूएसएसआर। और फिर यूएसए ने भी ज्वाइन किया शॉर्टली, जब उनको क्या हो गया? जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। तो अलाइज में कौन आ गए? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, जो हमने अभी जस्ट बात किया। बट फिर बाद में यूएसएसआर जो है वो आउट ऑफ द वॉर हो जाता है। अच्छा नहीं, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसएसआर जो है ना वो आउट ऑफ द वॉर होती है, क्योंकि 1917 में यूएसएसआर में रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो आई काइंड ऑफ मिक्स्ड इट। और फिर अभी तो यूएसएसआर भी थी, तो अलाइज में कौन है? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। और इधर कौन है? एक्सिस पावर जिनको कहा जाता है, तो वो है आपके जर्मनी, इटली एंड जापान। दीज आर द एक्सिस पावर्स, ठीक है। और ये हैं अलाइड पावर्स, ठीक है। और ये हैं एक्सिस पावर। एक्सिस पावर क्यों कहा जाता है? एक्चुअली टोक्यो, बर्लिन, रोम एक्सिस बनाया गया था, उनको कनेक्ट करने की बात की गई थी ट्रांसपोर्टेशन लाइन से, इसलिए एक्सिस पावर कहा जाता है। और क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय साथ ही साथ ज्यूज की मास किलिंग हो रही थी, जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे हैं। तो इन सारे चीज को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया है, जिस वजह से क्या होता है, काफी एथिकल क्वेश्चंस हुआ, वर्ल्ड वाइड लोगों ने कंडेम किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड दिस वाज हाउ जर्मनी फाइनली लॉस्ट, ठीक है। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। जीनोसाइडल वॉर क्या होता है? अगर आप लार्ज स्केल किलिंग करो ना किसी का, किसकी किलिंग करोगे? किसी एक पर्टिकुलर रेस या सेक्शन ऑफ पीपल को अगर लार्ज स्केल में मारो तो इट इज अ जीनोसाइडल वॉर, ठीक है। जीनोसाइडल वॉर में क्या हुआ? लार्ज स्केल किलिंग, मतलब मास मर्डर, किसका? सेलेक्टेड लोगों का। ऐसा नहीं कि एक जगह पे गए और बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, नहीं, आपको एक्चुअली में पता है कौन कौन लोग हैं और तब आप मर्डर कर रहे हो। और किन लोगों की जीनोसाइड की गई? तो 6 मिलियन ज्यूज। 6 मिलियन ज्यूज इज इक्वल टू 60 लाख, ठीक है, 60 लाख ज्यूज को मारा गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या? 200,000 जिप्सीज, दैट इज 2 लाख जिप्सीज, है ना, 2 लाख जिप्सीज को मारा गया। अब जिप्सीज, अब ज्यूज कौन है? हमने पहले ही बता दिया कि जो लोग जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, दे आर ज्यूज। और फिर जिप्सीज कौन है? जिप्सीज वो लोग हैं जो लोग क्या होते हैं? खानाबदोश, है ना, बंजारा हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों की तलाश में, तो वो जिप्सीज हो गए। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन। पॉलिश सिविलियन एक जर्मनी के बगल में छोटी सी कंट्री है पोलैंड, वहां पर जब जर्मनी ने अटैक किया था तो फॉर्मली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, जिसका अभी हमने पढ़ा कि जर्मनी ने सरेंडर किया मई 1945 में। तो पोलैंड कंट्री के लोग जो हैं उनको पॉलिश कहा जाता है, ठीक है। तो पोलैंड पर जब अटैक किया तो एक हिस्सा जर्मनी ने अपने में मिला लिया, जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, और बाकी पॉपुलेशन को क्या किया? मार दिया, ठीक है, या फिर बोला यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और बस यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट इन्होंने जर्मन्स को भी मारा है। कैसे जर्मन? 70,000 जर्मन्स को मारा है। क्यों भाई? क्योंकि ये बेचारे मेंटली और फिजिकली अनफिट थे, डिसेबल्ड थे। और हिटलर का मानना था कि ऐसे लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जर्मन ही नहीं हो सकते, आर्यन ही नहीं हो सकते, क्योंकि आर्यन जो है वो बेस्ट ब्रीड है। ये उनकी मेंटालिटी थी। इसको वो लोग जो है अलग अलग थॉट प्रोसेस से, साइंटिफिक थ्योरीज को यूज करके इसको प्रूव भी किया करते थे अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। साइंटिफिक थ्योरी को तोड़ा मड़ोड़ा, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को यूज किया और बोला कि आर्यन जो है वो फिटेस्ट रेस है, तो आर्यन को ही अलाउड है सर्वाइव करना। और आर्यन में इनका क्या मानना था? आर्यन कैसे लोग हैं? जिनका ब्लू आईज होती है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और वाइट होते हैं, स्किन कलर काफी लाइट होती है, तो वैसे आर्यंस। इनके अलावा बाकी इन सारे लोगों को इन्होंने मार दिया। किनको? ज्यूज को, जिप्सीज को, पॉलिश सिविलियंस को, जर्मन्स को। अब हमें लग सकता है कि बाकी लोगों ने कभी विरोध क्यों नहीं किया, रिवोल्ट क्यों नहीं किया कि नहीं मार सकते हैं। इनका प्रोपेगेंडा जो है ना वो अलग लेवल पर था, ठीक है। ये क्या किया करते थे? ये कभी ये नहीं कहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। दे नेवर यूज्ड वर्ड्स लाइक किलिंग या फिर मर्डर। तो ये कैसा वर्ड यूज किया करते थे? ये क्या कहते थे कि हम जा रहे हैं प्योरीफाई करने, ज्यूज का प्योरिफिकेशन हो रहा है, इमेंसिपेशन हो रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज करते थे। जिप्सीज के लिए कहते थे कि उनको प्योरीफाई करना
कर रहे हैं, ये जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन है इनको क्या कहते थे, यूथनेशिया दे रहे हैं। यूथनेशिया क्या होता है, यूथनेशिया इज सुसाइड करने में अगर आप हेल्प कर दो, कोई अगर वो फिजिकली या मेंटली जो है हेल्दी नहीं है और वो जीना नहीं चाहता है तो उसको अगर मरने में हेल्प किया जाए तो इसको यूथनेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहते थे कि हम जो है यूथनेशिया दे रहे हैं, तो ऐसा कभी वर्ड ही नहीं यूज किया जो इनको बैड लाइट में दिखाए। और नाजीज ने जो है एक अनप्रेसिडेंटेड तरीका निकाला था मारने का लोगों को, क्या करते थे, गैस चेंबर्स में डाल देते थे। ऐसा ही एक काफ़ी फेमस गैस चेंबर जो है वो ऑस्विट में है। अब क्या होता था, ये अनप्रेसिडेंटेड वे ऑफ किलिंग का क्या मतलब है कि पहले तो लोगों को अलग कर लिया, पता भी नहीं चल रहा बाकी जर्मन्स को, ये अचानक से टीचर आता था, जियो था, अचानक से कहाँ गायब हो गया, ठीक है, उसे भेज दिया कि इसको प्योरीफाई किया जाएगा क्योंकि जियो रेस तो इंफीरियर है, वो प्योर नहीं होते। अब प्योरीफाई के नाम पर क्या कर दिया, उनको गैस चेंबर में भेजा गया। गैस चेंबर जो है ना वो बाथरूम की तरह दिखता था, उसमें फेक शावर्स लगे होते थे, ठीक है, और उसके अंदर भेजा जाता था कि आप जाओ, आपको ना प्योर किया जाएगा। और फिर क्या किया जाता था, पॉइजनस गैस सिक्रीट कर दिया जाता था, कोई भागने का तरीका नहीं था और मर जाते थे। इनफैक्ट जो गैस चेंबर जहां पर बना होता था वो चारों तरफ से उस एरिया को कुछ ऐसे घेर दिया जाता था, बाउंड्री लगाई जाती थी और इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए जाते थे ताकि क्या हो, कोई भी जो है यहाँ से एस्केप ना कर पाए। मतलब इतना हॉरिफिक डेथ डालते थे, लोग तड़प तड़प के मरते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी जब नाजीज को पनिशमेंट मिल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या होती है, ट्राइब्यूनल होती है वो बॉडी जो कोर्ट की तरह ही काम करती है, ठीक है, किसी चीज पर फैसला देती है, जस्टिस देती है। इन्होंने बस 11 नाजी को मारा, बहुत सारे ने तो सुसाइड भी कर लिया था, तो 11 नाजी को मारा और बाकी सबको क्या कर दिया, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जेल में बंद कर दिया, लाइफ लॉन्ग। पनिशमेंट तो मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन पनिशमेंट काफी कम ब्रूटल थी। ब्रूटल मतलब क्या होता है, काफी कम क्रूएल थी। जो नाजीज ने किया है उस हिसाब से काफी कम क्रूएल थी, है ना, फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। उन्होंने जितना क्राइम किया उस हिसाब से उनको काफी कम सजा मिली। एलाइज जो है, मतलब एलाइज मतलब कौन, हम लोग फिर से याद करने की कोशिश करें, यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन, दीज वर द एलाइज। ये जो है ये जर्मनी के साथ हार्श नहीं होना चाहते थे। अब हार्श नहीं होना चाहते थे, क्या ये बहुत अच्छे थे, मे बी बहुत अच्छे होंगे, बट इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ये क्यों नहीं हार्श होना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जब जर्मनी हारी थी तो ये जर्मनी के साथ हार्श थे, स्पेशली फ्रांस के कहने पर थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए, जिस वजह से जर्मनी में हिटलर जैसे पर्सनैलिटी डेवलप कर पाए। और जर्मनी में थोड़ा इकोनॉमिकली जर्मनी जो है वो डाउन चल रही थी, जिस वजह से हिटलर आ जाते हैं और खुद को मसीहा की तरह दिखाते हैं कि मैं आपको आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम से दूर करूंगा, मैं जो है ये जो पूरे वर्ल्ड ने जर्मनी के ऊपर जो कलंक लगाया है इसको हटाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं पे करूंगा, मैं जर्मनी का डेवलपमेंट कराऊंगा। तो हिटलर के डेवलप होने का रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जर्मनी में हिटलर के इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंचने का, कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारी थी तो उसके साथ एक संधि, ट्रीटी साइन की गई कि आपको ये करना होगा, वो है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस शहर था जहां ये साइन हुई। वहाँ पर जर्मनी को है क्या कहा गया कि आप आर्मी नहीं रख सकते, आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, जर्मनी के इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हद तक लिमिट कर दिया गया था। इस वजह से जर्मनी में लोग काफ़ी सफ़र करने लगे, जिस वजह से क्या होता है कि जर्मनी में लोग हिटलर के राइज होने का मौका मिलता है ना। किसी को प्रॉब्लम है तभी वो गड़बड़ सोच सकता है ना। तो ये होता है कि वहाँ जर्मनी में प्रॉब्लम चल रहा था तो लोगों ने हिटलर को भी सपोर्ट किया कि चलो कोई डिक्टेटर ही आ जाए बट क्या करे, हमारे कंट्री के कंडीशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जैसा था वैसा वापस से बना दे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, एवरीवन came to feel rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First World War। वही मैंने आपको अभी बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जर्मनी के साथ बहुत खराब ह्यूमिलिएटिंग ट्रीट किया गया, जिस वजह से हिटलर जैसे लोगों को जर्मन लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ते हुए वी रीड अबाउट द टॉपिक बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। तो जर्मनी जो है वो पहले एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर थी। अर्ली ईयर्स जो 20th सेंचुरी की है इसमें जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर है, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा है और बड़े बड़े एम्पायर से, कैसे एम्पायर से, ऑस्ट्रियन एम्पायर से लड़ी, ठीक है। अलाइज में कौन कौन आ गए, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आ गई, तो इनसे ये वॉर लड़ रही है, मतलब ये पावरफुल है ना, तब तो इतने सारे कंट्रीज से वॉर वेज कर पा रही है। और सारे के सारे वॉर को इसने बड़े एंथुजियास्टिकली ज्वाइन किया है, क्या होप में कि इनको क्विक विक्ट्री मिल जाए, ठीक है। बट इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, ये काफ़ी कम ये रियलाइज़ कर पा रहे थे कि अगर वॉर ज़्यादा दिन तक चला तो हमारे रिसोर्सेज भी तो खत्म होंगे, और जर्मनी के तो रिसोर्सेज खत्म हो ही रहे हैं। साथ साथ लड़ भी किसके साथ रही है, ब्रिटेन के साथ लड़ रही है, फ्रांस के साथ लड़ रही है, रशिया के साथ लड़ रही है। ऑल ऑफ दीज आर यूरोपियन कंट्रीज एंड जर्मनी इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री। तो अगर हम मिला जुला करके देखें तो यूरोप की रिसोर्स जो है वो क्या हो रही है, वो ड्रेन हो रही है। जर्मनी को इनिशियली काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि उसने फ्रांस के अच्छे खासे एरिया को ऑक्यूपाई किया, बेल्जियम के अच्छे खासे एरिया को ऑक्यूपाई किया गया। ये क्या हो रहा है, ये तब की बात कर रही है, कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय की, कि फ्रांस बेल्जियम के अच्छे खासे एरिया को ऑक्यूपाई किया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अलाइज जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 1917 में क्या होता है, रशिया में रिवॉल्यूशन होती है और रशिया जो है वो इधर से हट जाता है, कि मतलब वो पैसे दे देता है, फाइन दे देता है, बट बोलता है मुझे जाने दो, मेरे कंट्री में रिवॉल्यूशन हो रहा है। बट इसी समय में एंट्री कौन मार जाते हैं, एंट्री मारती है यूएस। अलाइज हो जाते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जर्मनी को हरा देते हैं।
1918 में जर्मनी, नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर जो है वो हार चुकी है, जर्मनी और उसके सपोर्टर्स हार चुके हैं, ठीक है। जर्मनी के हारते अभी क्या है, अभी जर्मनी में एम्पायर है, मतलब कोई एम्परर है, ठीक है। और जब जर्मनी हारती है तो जर्मनी के एम्परर जो है वो अपना थ्रोन छोड़ करके भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टीज को क्या होता है, मौका मिलता है कि वो जर्मन पॉलिटी में अपना मतलब कुछ चेंजेस ला सकें, शायद रिपब्लिक स्टैब्लिश कर लें। एक नेशनल असेंबली जो है वो वीमार नाम के जगह पर मिलती है और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तो चलेगी नहीं, राजा तो है नहीं, तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेडरल। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जब सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड हो इक्वली या फिर काफ़ी हद तक। डेप्यूटीज जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता है जर्मन पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। कि अब जब हो गया ना कि अब क्या हो गया कि अब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो लोगों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से डेप्यूटीज को भेजा गया, जस्ट लाइक MP MLAs उन्हें भेजा गया, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट में, ठीक है, रीचस्टैग में। और किस बेसिस पर भेजा गया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। जैसा आज इंडिया में भी हम लोग फॉलो करते हैं कि 18 ईयर्स या अबव में हर कोई को क्या है, राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट है हमें। और राइट टू वोट क्या होता है कि मतलब 18 ईयर्स से ऊपर जो भी हैं हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वो हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो वैसा ही कुछ जर्मनी में 1918 के बाद हुआ, नवंबर 1918 के बाद। और फिर क्या हुआ, रिपब्लिक बनी, ठीक है। रिपब्लिक बनी क्योंकि लोगों ने मिल करके चुना है और वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिल गई थी, ओके। इसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन उसके जर्मनी के लोग खुद ही नहीं खुश होते हैं। अब इतनी अच्छी तो बात है, रिपब्लिक बनी, राजा चला गया, बीमार रिपब्लिक बनी, है ना, तो जर्मनी के लोग क्यों नहीं खुश हैं, ठीक है। क्यों नहीं खुश हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एज जर्मनी इज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, राजा तो भाग गया, तो अब क्या होगा, अब कौन है रूलिंग, रूल कौन कर रही है, वीमार रिपब्लिक रूल कर रही है ना। वीमार रिपब्लिक में लोगों के डेप्यूटीज गए और इस वीमार रिपब्लिक ने क्या कर लिया है ना, एक ट्रीटी साइन कर लिया है जिसको हमने कहा क्या, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन करके क्या गड़बड़ हो गया कि इस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रोक टोक लगाए गए हैं, हर चीज़ पर क्वेश्चन हुआ है और वीमार रिपब्लिक ने वही एक्सेप्ट कर लिया। तो नेशनलिज्म सेंटिमेंट भड़केगी ना, उनको लगेगा हमारी कंट्री का सारा, अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग वॉर रेपरेशन भरेंगे। वॉर रेपरेशन क्या होता है कि वॉर में जितना भी खर्चा हुआ वो जो हार गई पार्टी उससे वसूला गया। तो जर्मन लोग काफ़ी दुखी थे इन बातों से, है ना, और उनको फिर वीमार रिपब्लिक अच्छा नहीं लगने लगा। अगर हम यहाँ पर ही समझने की कोशिश करें इस मैप से कि क्या सिनेरियो था, तो आप जितना भी इफ़ यू सी वट एवर द रीज़न जो कि आपको दिख रहा है इस कलर में, दिस इज़ व्हाट, ये वाला कौन सा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, दिस इंटायर एरिया इट इज़ लैंड जो कि क्या है, लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में। आप देखिए जर्मनी का अच्छा खासा एरिया जो भी पर्पल दिख रहा है ये पूरा लीग ऑफ नेशन ने कंट्रोल कर लिया है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर लीग ऑफ नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन की ही तरह एक बॉडी है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी। क्यों, फर्दर वॉर को रोकने। आज क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये फर्दर वॉर को नहीं रोक पाई। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज में जर्मनी का इतना सारा लैंड ले लिया गया है। जर्मनी के पास कितनी लैंड है, बस इतनी जो ऑरेंज सेक्शन में आपको दिख रही है, ओनली दिस अमाउंट ऑफ लैंड इज अवेलेबल विद जर्मनी। और क्या, इसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज अंडर, दिस लैंड इज अंडर लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल। और ये जो पर्पल वाला एरिया है, आई एम सो सॉरी, ये पर्पल वाला जो एरिया है ये जर्मनी 1914 की है, ठीक है। और फिर अभी ये इतना सा एरिया लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में है। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये लैंड जर्मनी से ले लिया गया है, ठीक है। और फिर ये जो पर्पल वाला पार्ट है दैट इज अंडर द लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल और डीमिलिटराइज्ड जोन। ये राइन लैंड एक बहुत ही अच्छा, मतलब कोल वगैरह यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है, रिसोर्स रिच एरिया है। ये राइन लैंड को क्या बोल दिया, डीमिलिटराइज कर देंगे और यहाँ के रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा, फ्रांस यूज़ करेगा। ये सारी चीज़ों से जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत डाउन चली जाएगी। उसके रिसोर्सेज कोई और कंट्री यूज़ कर रहे हैं, उसको वॉर के लिए भी खर्चा देना पड़ रहा है। फिर ये आप लैंड देख पा रहे हैं, जितने भी ऑरेंज लैंड है ये जर्मनी से ले लिया गया है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में है। तो आप देख सकते हैं जर्मनी को काफ़ी वीक कर दिया गया। ये एरिया फिर से लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में है, डेंजिंग के पास, क्योंकि पोर्ट एरिया है तो बोला गया ये पोलैंड को यूज़ करने दिया जाएगा, पोलैंड को यूज़ करने दिया जाएगा तो ये लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में चला गया। तो इस वजह से आप देख रहे हैं जर्मनी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ईस्ट प्रूशिया पार्ट ऑफ जर्मनी थी और ये जर्मनी एक अलग हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, जर्मनी के लोग काफ़ी दुखी हो गए कि हमने तो आपको बनाया कि आप जर्मनी का सिचुएशन सुधारिए, राजा चला गया है तो यहाँ रिपब्लिक लाइए, डेमोक्रेसी लाइए, आपने क्या कर दिया, आप ऐसे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करके आ गए, हमारा तो सारा रिसोर्स चला गया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज जो थी, जो अलाइज के साथ साइन की गई, अलाइज में कौन आ गए, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वो और फ्रांस। और इन्होंने जो ट्रीटी साइन किया था वीमार रिपब्लिक ने, वो क्या थी, वो हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। जर्मनी का अच्छा खासा एरिया जो है वो जर्मनी को खोना पड़ा, जर्मनी की 10th ऑफ पॉपुलेशन उसको खोनी पड़ी और 13% टेरिटरीज जर्मनी की ले ली गई। 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया गया।
है ना, हमने राइनलैंड वाला एरिया देखा, वो काफ़ी कोल रिच एरिया है, वो दे दिया गया फ्रांस को यूज़ करने के लिए, डीमिलिटराइज कर दिया गया है। तो अलाइड पावर जो है उसने क्या कर दिया, डीमिलिटराइज मतलब वहाँ पर जर्मनी की फोर्सेस नहीं हो सकती हैं, पावर्स काफ़ी वीक हो चुकी हैं, ठीक है। और वॉर गिल्ट क्लॉज यानी कि जर्मनी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, पहले तो ये बोला। अब जर्मनी के कारण अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तो अलाइज कंट्री को नुकसान हुआ काफ़ी पैसों का, तो जर्मनी को बोला आप भाई कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन में कह रहे हैं यूरोज में दो कंपेंसेशन, ठीक है। अब यूरोज में कितना, तो 6 बिलियन यूरोज। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन इंडियन करेंसी। तो 6 बिलियन में कितने हो जाएंगे, 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है। तो 6 बिलियन में इतने जीरोज आ गए, ठीक है। अगर इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखें तो 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, एंड अरब में चला गया। 6 अरब रुपए जो है वो भी यूरोज में, रुपए भी नहीं, 6 अरब यूरोज जो है वो जर्मनी को बोला गया आप दो। अब इतना सारा पैसा कहाँ से देगी, आप उसके इंडस्ट्रीज खत्म कर दे रहे हैं, उसके पास कोई सोर्स नहीं है जहाँ पर वो पैसे जनरेट कर पाए। राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, 1920s का पूरा समय राइनलैंड ऑक्यूपाइड रहा। तो अब कैसे जर्मनी जो है वो पैसे वापस करेगी, तो जर्मनी की जनता को तो काफ़ी गुस्सा आएगा वर्सेलिस की ट्रीटी पर। इस वजह से वीमार रिपब्लिक को जर्मनी की जनता अब देखना नहीं चाहने लगी। वॉर की बात करें तो वॉर की भी काफ़ी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट रही जर्मनी के लोगों के ऊपर। फाइनेंशियली तो हमने देख ही लिया, साइकोलॉजिकली भी काफ़ी खराब रही। और जर्मनी के लोगों के ऊपर ही क्यों, पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर, पूरा का पूरा यूरोप जो एक समय क्रेडिटर्स होता था, लोन सप्लाई करता था बाकी कंट्रीज़ को, आज सब डेटर्स बन गया है। क्यों, क्योंकि वॉर ही यूरोप में हुई तो रिसोर्सेज काफ़ी खर्च हुए, है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है यूरोप की। एक बस अमेरिका है जो अलग कॉन्टिनेंट में है, वरना ये सारी बड़ी कंट्रीज़ थी यूरोप की जिसके काफ़ी पैसे जो हैं वो वॉर में खर्च हुए। और साथ साथ जर्मनी भी जो है एक डेवलप्ड नेशन थी तब तक में, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, और वॉर में खर्च हो गए इतने सारे पैसे। तो क्या हुआ, वीमार रिपब्लिक जो है उसको लोगों ने क्या हुआ, एकदम नापसंद किया कि वीमार रिपब्लिक जो है वो पुराने एम्पायर के जो भी पाप थे वो कहीं ना कहीं वीमार रिपब्लिक को धुलने पड़ रहे थे, ऐसा कुछ लग रहा था। तो रिपब्लिक जो है वो बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट ले रही थी, नेशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा था। और इस वजह से फिर क्या हुआ, जिन्होंने भी वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया, किन्होंने सपोर्ट किया था, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। सोशलिस्ट यानी कि जो सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते हैं ना, रिच और पुअर के बीच में दूरी कम हो। कैथोलिक्स हो गए क्रिश्चियनिटी के थोड़े स्ट्रिक्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग। और डेमोक्रेट्स वैसे लोग हो गए जो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल में बिलीव करते हैं। ये लोग जो है ये ईजी टारगेट बन गए अटैक के। कंजर्वेटिव लोग जो थे, जिनका ये मानना था कि नेशनलिज्म के साथ वीमार रिपब्लिक ने गलत किया है, इनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, ठीक है। इनको किनको सफ़र करना पड़ा, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स को कंजर्वेटिव्स काफ़ी परेशान करने लगे कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वीमार रिपब्लिक को। और बात बस यही नहीं रुकी, वीमार रिपब्लिक और उनके सपोर्टर्स को जर्मन के लोग जो है वो नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगे कि पहले राजा ने तो गलत किया ही वॉर लड़के, अब वीमार रिपब्लिक ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, वॉर बर्डन लगा दिया, तो ये भी तो क्रिमिनल्स ही हैं, ऐसा करके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है एक डीप इम्प्रिंट छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटी भी। सोल्जर्स जो है उनको जो है सिविलियंस के ऊपर रखा, उनका दर्जा जो है वो सिविलियंस के ऊपर हो गया। पॉलिटिशियंस, पब्लिसिस्ट जो चीज़ों को पब्लिश करें, उन्होंने क्या किया, लोगों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस डाला। किस चीज़ पर, कि मेन जो है ना, जो भी मेल है वो अग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, मैस्कुलाइन हो। क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि आगे भी वॉर करना है। तो इस वजह से क्या हुआ, वॉर को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया गया। मीडिया ने कहा कि कितनी अच्छी लाइफ होती है ट्रेंच लाइफ, जब हम लोग गड्ढों में रह रहे होते हैं, और फिर क्या होता है वॉर में जब लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या मैस्कुलिनिटी हम शो करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे करके वॉर कल्चर को प्रमोट किया गया। ट्रुथ काफ़ी डिफरेंट था, ये कभी भी ट्रुथ नहीं थी। ट्रेंच लाइफ काफ़ी एडवेंचरस नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, बट ये बातें छुपाई गई, ठीक है। ये बातें छुपाई गई कि वहाँ पर रैट्स फीडिंग होती है, कॉप्सेस होते हैं, लाशें पड़ी होती है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। सोल्जर्स कितना मिजरेबली रहते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। बस वही बातें की गई जिससे वॉर को ग्लोरीफाई कर सकते थे। इसके साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने जो है पॉइजनस गैस, एनिमी शेलिंग, सोल्जर्स ये सारी चीज़ें फेस करते थे, ठीक है। विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, रैंक्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा चल रहा है, नेशनल ऑनर की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव नेशनलिज्म, ठीक है। कि जब आपके नेशन के लिए आपका प्यार आपसे डिमांड करता है कि आप क्या करें, आप दूसरे नेशन से हेट करें, ठीक है। ये है एक्सेसिव नेशनलिज्म। फिर आप मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने नेशन के लिए।
पेट्रियाटिक होना एक अलग चीज़ है और एक्सेसिव नेशनलिस्टिक होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो पॉपुलर सपोर्ट जो है ना, इस समय हमने क्या बात किया, वीमार रिपब्लिक को कौन सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट लोग जो चाहते थे सोसाइटी में सब बराबर हों, डेमोक्रेटिक लोग जो चाहते थे क्या हो कि गवर्नमेंट जो है वो लोग चुने, और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे डिक्टेटरशिप को। डिक्टेटरशिप मतलब होता है वन पार्टी रूल, कि कोई आए और वो आकर के वो एक इंसान के हाथ में सारा सोर्स ऑफ पावर हो, वो जो करना चाहे करे, और किसी तरह से जर्मनी को इस वॉर इंडेमनिटी से निकाल दे या इस प्रॉब्लम से निकाल दे जो वीमार रिपब्लिक ने साइन कर दिया है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी यंग और फ्रेजाइल आइडिया थी, और ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाई ऐसे इनस्टेबल सिचुएशन में, ठीक है। और जर्मनी से इसी के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे डेमोक्रेसी चली गई। बर्थ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो क्या होता है, जब वीमार रिपब्लिक, किन हालातों में वीमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी से एम्परर भाग गए तो फिर क्या होता है, वीमार रिपब्लिक की शुरुआत होती है। और वीमार रिपब्लिक जब शुरू हुआ उसी समय क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग चल रही है, लोग लड़ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसे में क्या हुआ, रशिया में, जैसे कि रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, ठीक है। सोवियत जो हैं वर्कर के, सेलर के, ये सब स्टैब्लिश हो रहे थे। जैसे दिस पेज शोज अ पिक्चर ऑफ रिबेलियन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पार्टिसिस्ट लीग, ठीक है। तो ये सब बहुत ही कॉमन था उस टाइम के जर्मनी में। दिस रैली पिक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडिकल ग्रुप नोन एज स्पार्टिसिस्ट लीग, ठीक है। ये 1918-19 के विंटर्स में बर्लिन में स्टैब्लिश हुआ है, और पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन उन ज़माने में काफ़ी कॉमन थी, ठीक है, और बहुत सारे सिटीज़ में होते रहती थी, ठीक है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर स्पेशली इन द कैपिटल ऑफ जर्मनी दैट इज़ बर्लिन, ये क्या थी, यहाँ पर लोग बहुत डिमांड कर रहे कि रशिया देखो वो वॉर से निकल गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब 1 साल पहले रशिया जो है वो अलाइज पावर से निकल गई थी, जो मैंने पहले ही बात की 1917 में, और वहाँ पर रिवॉल्यूशन हो गया। तो बर्लिन में भी लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी सोवियत जैसा ही गवर्नेंस चाहिए, ठीक है। हमें क्या है चाहिए, हमें जो लोग भी अपोज कर रहे थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक्स के, वो लोग जो है वो वीमार में मिले, और उन्होंने क्या बात किया कि नहीं भाई, हमें सोवियत स्टाइल गवर्नेंस नहीं चाह करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए। पर वीमार रिपब्लिक जो है उसने फिर क्या किया, उसने इस अपराइजिंग को क्रश किया। कैसे, वॉर वेटरन्स की मदद से ऑर्गेनाइज किया ways to curb this revolution। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज कॉल्ड एज फ्री कॉर्प्स, जो वॉर वेटरन्स थे, वॉर में जिन लोग लड़ने गए थे जर्मनी की तरफ से, उन्होंने कोशिश किया कि ये जो है स्पार्टिसिस्ट रिवॉल्यूशन जो है इसको रोकने की कोशिश की जाए। इसमें क्या हुआ, स्पार्टिसिस्ट लोग जो भी थे ना, उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फिर बना लिया कि जर्मनी में कम्युनिज्म चाहिए ऑन द लाइन ऑफ सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट कौन होते हैं, जो क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, जहाँ पर हर किसी को बस इक्वल मेजर्स मिले, इक्वल रिसोर्सेज पर सबका इक्वल अधिकार हो, ठीक है। और कम्युनिज्म से पहले आता है सोशलिज्म, कि पहले हम लोग जो है सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी उसको ख़त्म करेंगे, और कम्युनिज्म का और सोशलिज्म करते करते एंड गोल हो जाता है कम्युनिज्म, कि इतना ज़्यादा डिफरेंसेस ख़त्म कर दो रिच और पुअर के बीच में कि फाइनली फिर एक ही सोसाइटी हो जाए, कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ सब बराबर है। Communist and socialist henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। तो यहाँ पर सोशलिस्ट लोग अलग लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट लोग अलग लड़ रहे हैं। सोशलिस्ट लोग जो है वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि रिपब्लिक स्टैब्लिश हो और गवर्नमेंट इंटरवीन करके रिच और पुअर के बीच की दूरी मिटाए। जबकि कम्युनिस्ट क्या चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट चाहते हैं कि क्या हो जाए, यहाँ पर एक क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी हो। तो ये दो जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर विचारधारा रखते थे, सिमिलर थॉट रखते थे, ये लोग जो है, ये लोग एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन एनिमी नहीं बन पाए हिटलर के। ये आपस में ही जो बेसिक थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थी उसमें ही लड़ते रह गए।
दोनों के दोनों रिवॉल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है वो लोग क्या कर रहे थे, क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन। दोनों को, रिवॉल्यूशनरीज हो जाए, मिलिटेंट नेशनलिस्ट हो जाए, ये लोग हिटलर के लिए कॉमनली नहीं लड़ पा रहे हैं हिटलर के अगेंस्ट। सबको क्या चाहिए, जल्दी से बदलाव, रेडिकल सोल्यूशन मतलब तुरंत बदलाव। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो थी ये बस बढ़ती ही गई, ठीक है। और इसके बढ़ने से क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे प्रॉपर, है ना। क्योंकि जब 4-5 ग्रुप रहेगी जो एक दूसरे के अगेंस्ट रहेगी तो हर कोई ना कमी दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एंड मल्टीपल पार्टी इज गुड, ठीक है, क्योंकि कमी दिखाने के लिए लोग हैं। तो क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में 1923 में चल रही थी, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड वे में दिखाया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जर्मनी जो है वो इनिशियली जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ती है जर्मनी फ्रॉम 1914 टू 18, तो जर्मनी ने लोन पे ये वॉर लड़े हैं, ठीक है। जर्मनी के जो राजा थे केसर विलियम, उन्होंने लोन पर ये वॉर लड़े हैं, ठीक है। और वॉर रेपरेशन, अब वॉर रेपरेशन उनको किस में देना पड़ रहा है, गोल्ड में, है ना। एक तो वॉर लड़े लोन पे, फिर वॉर के लिए मतलब उन जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के हिसाब से। और अब उनको क्या करना पड़ रहा है, अब उनको गोल्ड में पे करना पड़ रहा है। इससे जर्मनी की गोल्ड रिसोर्सेज खत्म हुई। और किस दौरान खत्म हुई, जब जर्मनी के पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थी, ठीक है। 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कि अब हम तो पे नहीं कर पाएंगे। तो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज रूर, रूर को कैप्चर कर लिया कि हम यहाँ से कोल ले लेंगे, अगर आप नहीं पे करोगे तो हम रूर का कोल हमारा हो गया। जर्मनी रिटेलिएट की, बट जर्मनी ने तो ट्रीटी साइन की हुई थी। तो इसके बाद फिर क्या होता है, जर्मनी में स्टार्ट होती है व्हाट वी कॉल एज पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस में ये क्या करते हैं, प्रिंटेड पेपर करेंसी, मतलब ये उनको डायरेक्टली नहीं हटाते हैं रूट से फ्रांस को, खुद में पेपर करेंसी को प्रिंट कर लेते हैं। बट प्रिंट करने में क्या करते हैं, बहुत सारी पेपर करेंसी प्रिंट कर लेते हैं। और टू मच प्रिंटेड मनी जब सर्कुलेशन में आती है तो जर्मनी का जो पैसा है दैट इज कॉल्ड एज मार्क, उसकी वैल्यू घट जाती है। अप्रैल में यूएस डॉलर जो है वो 24,000 मार्क्स के बराबर थी, मतलब एक यूएस डॉलर 24,000 मार्क के बराबर है। और ये कुछ यहाँ पर भी यही खुद बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेंट रेशियो है ना, कि एक डॉलर जो है वो 24,000 मार्क के बराबर है। जुलाई तक आते आते क्या होता है, 3,53,000 मार्क्स, ठीक है। 3.5 लाख, 3.5 लाख मार्क के बराबर एक डॉलर है। और अगस्त आते आते ये क्या होता है, 46,21,000 मार्क जो है वो एक डॉलर के बराबर होती है। और दिसंबर तक आते आते क्या होता है, 9,88,60,000 मार्क जो है वो एक डॉलर के बराबर होती है। मतलब ट्रिलियंस में फिगर रन कर गया, मतलब एक डॉलर के बराबर 1 ट्रिलियन मार्क। मतलब अगर किसी को जर्मनी में $1 का कोई सामान खरीदना है तो वो क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे मतलब ना 1 ट्रिलियन मार्क उनको लाना होगा तो वो खरीद पाएंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये बास्केट्स लोग कैरी कर रहे हैं, बास्केट्स और कार्ट में क्या किया है इन्होंने, इसको इन्होंने लोड किया है बैंक ऑफ बर्लिन में पेपर करेंसी से, ठीक है, ताकि पेमेंट कर सके। मतलब मार्क की वैल्यू बहुत घट गई है। तो बेसिक चीज़ें, $1-2 की चीज़ों के लिए इनको ट्रिलियन ऑफ मार्क्स ले जाने पड़ेंगे खरीदने के लिए। तो क्या हुआ, मार्क की वैल्यू कोलैप्स कर गई, ठीक है, गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए इनको इतना सारा चीज़, इतना सारा मार्क ले जाना पड़ रहा था। तो मार्क की वैल्यू क्या हो गई है, कंप्लीटली कोलैप्स। और जर्मन जो कार्ट पे ले जा रहे थे इतने सारे करेंसी नोट्स, एक हाफ अ लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए या एक लोफ ब्रेड खरीदने के लिए, इससे तो वर्ल्ड वाइड सिंपैथी आई जर्मनी पर। क्योंकि जर्मन में अब जो सिचुएशन हो गया, ये महंगाई नहीं है, ये अत्यंत महंगाई है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज द टर्म इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, इतना हाई हो गया प्राइस, $1 के बराबर 1 ट्रिलियन मार्क है ना। इवेंचुअली अमेरिका ने इंटरवीन किया, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सिंपैथी बनी तो अमेरिका ने फिर इंटरवीन किया और जर्मनी को क्या बोला कि हम आपको आपके प्रॉब्लम से
क्या करते हैं, रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हाउ वी विल प्रोवाइड यू रिलीफ, बाय अ प्लान नोन एज डेविस प्लान, जिसमें अमेरिका जो है वो जर्मनी पर इन्वेस्ट कर रहा था। जर्मनी में इन्वेस्टमेंट हुई, जर्मनी में जॉब्स क्रिएट हुई, स्टेबिलिटी आई, ठीक है, इंडस्ट्रीज रिकवर की, तो जर्मनी जो है वो यूरोप को वॉर लोन्स भी दे रहा था। बट देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या गड़बड़ हुआ कि जब इतना सब कुछ सही हो गया तो फिर हिटलर कैसे आया। तो इसके आगे की स्टोरी ये है कि डिप्रेशन आ गया अमेरिका में। तो 1924 से 28 तक सब कुछ काफ़ी स्टेबल रहा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जर्मन इन्वेस्टमेंट्स हुए, इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंडेंट थे जो कि यूएसए से मिल रहे थे। अब क्या होता है, 1929 में यूएसए का स्टॉक मार्केट डूब जाता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई। अब जब ऐसा हो गया तो जितने सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, सब क्या करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे कि हम अपने शेयर को क्या करें, बेच दें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर, एक दिन की बात है कि 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए। शेयर्स कब लोग बेचते हैं, जब उनको पता है कि उनके शेयर्स में भयंकर लॉस लगने वाला है, तो कोशिश करते हैं कि बेच देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन 24 अक्टूबर, एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। और इसी से शुरू हुआ क्या, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें अमेरिका चला गया। और ये इकोनॉमिक डिप्रेशन 3 इयर्स तक अमेरिका में रही, 1929 से 32। अब हम लोग समझें कि इससे हिटलर का क्या लेना देना, या जर्मनी में नाजिज्म का क्या लेना देना। तो बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होती तो कोई भी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते। पीपल वेयर हैप्पी, उनके पास पैसे आते, कंज्यूम कर पाते वो चीज़ों को, तो कभी भी नहीं सपोर्ट करते। तो क्या होता है, ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम 1929 टू 32, नेशनल इनकम जो यूएसए की है, दैट वाज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है। फैक्ट्रीज अमेरिका में डूब गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, ठीक है, फार्मर्स बैडली हिट हो गए, स्पेक्यूलेटर्स जो हैं, जो अपना पैसा शेयर वगैरह में लगाते हैं, मार्केट में लगाते हैं, वो जल्दी से अपना पैसा कोशिश करने लगे कि कैसे वापस मिल जाए। और जब मनी सर्कुलेट नहीं होगी इकोनॉमी में तो रिसेशन आएगा। रिसेशन क्या हुआ कि इकोनॉमी में लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, मार्केट एकदम डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, यहाँ पर इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश कर गई। तो जर्मन इकोनॉमी अमेरिका से भी ज़्यादा बुरी हिट होगी, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है अमेरिका के ऊपर। तो 1932 से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% घट जाता है। 1929 से 32 में कंपेयर करें तो 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया। और जब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन घटेगी तो क्या होगा, वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। अगर जॉब नहीं गई तो उनको कम सैलरी मिलेगी, कम वेजेस मिलेगी, वेजेस यानी कि डेली अर्निंग, तो ये भी कम कर दिया गया। अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते 6 मिलियन के बराबर हो गए, 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। स्ट्रीट्स पर जर्मनी के हम लोग देख सकते थे मेन को, जो कि प्ले कार्ड्स के साथ होते थे नेक के अराउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्ले कार्ड्स के साथ हैं नेक के अराउंड, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कोई भी काम करने को हम रेडी हैं, ऑलमोस्ट एनी वर्क, जो भी आपको कहना है। फिर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो लोग क्या करते थे, कार्ड्स खेलते थे, स्ट्रीट के कॉर्नर पर बैठे रहते थे, डेस्परेटली वेट करते थे कि कोई तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आए। जॉब्स एकदम मार्केट से डिसअपियर हो गई जर्मनी की। यूथ जो है वो फिर अब क्या होगा, कोई काम नहीं बचा, पैसे नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे में लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ टर्न करते हैं। तो जर्मनी से लोग जो हैं, जो भी यूथ हैं जिनके पास जॉब नहीं था, ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ टर्न हो गए। इकोनॉमिक क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और फियर क्रिएट हुई लोगों के माइंड में। मिडिल क्लास लोग जो हैं, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, पेंशनर्स थे, इन्होंने क्या देखा कि इनकी सेविंग जो है वो घटती गई और करेंसी की वैल्यू भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब सेविंग्स का भी कोई मतलब नहीं बनता। छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, रिटेलर्स हैं, ये काफ़ी सफ़र किए, इनके बिजनेस में काफ़ी लॉस आई। सोसाइटी में एक डर का माहौल हो गया कि कहीं जो है ना रशिया लाइक रिवॉल्यूशन नहीं हो जाए। प्रोलिटेरियनाइजेशन से डर लगता था। प्रोलिटेरियंस कौन होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं,
ठीक है। तो वर्कर्स को कार्ल मार्क्स ने प्रोलिटेरियंस कहा है। तो प्रोलिटेरियनाइजेशन मतलब वर्कर की ही जय जयकार हो जाए सोसाइटी में, वो लोग मिल करके सोशल स्ट्रक्चर्स को ओवरटेक कर ले, जैसा सोवियत यूनियन में हुआ था। ठीक है। तो इसकी काफ़ी एंग्जाइटी थी छोटे छोटे बिजनेसमैन और बाकी लोगों को कि जो भी प्रॉपर्टी है वो भी चली जाएगी, क्योंकि सोशलिज्म के बाद फिर कम्युनिज्म आएगा। तो ऐसे थॉट थे। और इससे भी ज़्यादा डर की बात थी कि जो ऑलरेडी सपोज मैं वर्क कर रहा हूँ और सपोज मैं वर्क कर रही हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मुझे मेरे पोस्ट को रिड्यूस ना किया जाए। बाकी लोग जो ऑलरेडी रिड्यूस पोस्ट पे हैं उनको लग रहा है कहीं हमें अनएम्प्लॉय ना कर दिया जाए। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है ये मैनेज कर पा रहे थे क्या, कि कुछ थोड़ा बहुत खा पी पाए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो गया, बार्गेनिंग पावर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर की भी काफ़ी घट गई, है ना। बड़े बड़े बिजनेस वगैरह क्राइसिस में थे। लार्ज ऑफ पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब पीजेंट से रिलेटेड वर्ड है ना, फार्मर की बात की जा रही है, ये काफ़ी अफेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब पैसे ही नहीं है, तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी काफ़ी घट गई। और वुमेन जो है वो अपने बच्चों को खिला नहीं पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिस्पेयर में है। डिस्पेयर मतलब जब होप लूज करते। ठीक है। पॉलिटिकली भी देखें तो वीमार रिपब्लिक काफ़ी फ्रेजाइल है ना। वीमार रिपब्लिक की ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें काफ़ी डिफेक्ट थे। ठीक है। ये अनस्टेबल और वल्नरेबल थी डिक्टेटरशिप में। मतलब कोई भी अगर आ जाता कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, ऐसा पर्सनैलिटी जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो रिपब्लिक 2 सेकंड में साइड हो जाती, है ना। वन ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की इसने बात की थी। ठीक है। इसमें क्या हो गया मुद्दा कि मेजॉरिटी को अचीव कैसे करना है, बाय एनी वन पार्टी एट नियर इम्पॉसिबल टास्क। अभी मैंने क्या कहा ना कि जर्मनी में बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, कोई डेमोक्रेट है, कोई सोशलिस्ट है, इवन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जिसके एंड गोल सिमिलर हैं वो भी आपस में यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बिजनेसमैन की अलग इंटरेस्ट है, पीजेंट्स का अलग इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो क्या करे, वो मैक्सिमम या मेजॉरिटी क्लेम कर पाए। तो क्या हो गया, कैसे सरकार चलने लगी, मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार, दैट इज रूल बाय कोलेशन। अनदर डिफेक्ट क्या हुआ, इनके पास एक आर्टिकल थी, दैट वाज आर्टिकल 48, जिसने क्या किया, जिसने प्रेसिडेंट को ये पावर दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से चला सकते हैं जब इमरजेंसी की सिचुएशन। ठीक है। तो वीमार रिपब्लिक की जो छोटा सा समय जिसमें वीमार रिपब्लिक ने रूल किया, इसमें क्या होता है, इसमें 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बनते हैं वीमार रिपब्लिक के। कैबिनेट क्या हो गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो 20 अलग अलग कैबिनेट बने जो एवरेज में कितने दिन रह पाए, 239 डेज रह पाए। ठीक है। और फिर क्या हुआ, लिबरल यूज कर रहे हैं, हर छोटी मोटी इनकन्वीनियंस पे आर्टिकल 48 लगा दे रहे हैं। मतलब क्या कि इमरजेंसी लग जा रही है बार बार। ठीक है। और क्राइसिस फिर भी नहीं मैनेज कर रहे हैं, इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद भी लोगों की कॉन्फिडेंस जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से खत्म हो गई, क्योंकि उनको लगने लगा कि डेमोक्रेसी में जो है कुछ भी नहीं है दैट कुड बी ऑफर्ड बाय डेमोक्रेसी। पीपल थॉट नथिंग कैन बी ऑफर्ड बाय डेमोक्रेसी। तो प्रोलिटेरियनाइजेशन, एज आई ऑलरेडी सेड, कि क्या हो जाता है कि वर्किंग क्लास के जैसा ना बन जाए। पूरे की पूरी पॉपुलेशन को डर था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, हमारा भी हाल वर्किंग क्लास जैसा ना हो जाए। इसकी एक और मतलब होती है कि कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी में जो है ना वर्कर का पावर ना स्टैब्लिश हो जाए, जैसा कि सोवियत यूनियन में स्टैब्लिश हुआ था। This was all about the unit. In the next unit, we will be discussing about Hitler's rise to power. अभी हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया। ये बैकग्राउंड से क्या समझ आया कि इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी सब बर्बाद हो चुकी है। कहाँ की, जर्मनी की। ऐसे में जर्मनी के लोग ना मतलब तलाश में है, हर कोई दुखी है, फिर चाहे वो पीजेंट हो जाए, ठीक है, बिजनेसमैन हो जाए, डेमोक्रेट्स हो जाए, सोशलिस्ट हो जाए, सब दुखी हैं कि कोई तो आए, कोई आए जो इन सारे प्रॉब्लम से हमें क्या करे, छुटकारा दिलाए। ऐसे में ही हिटलर जो है वो आ करके क्या करते हैं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वैसी ही प्रॉमिस करते हैं जैसा वो सुनना